अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, जो कि हमारे पास सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर 4 है। और आज के इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड और लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एसेप्सिस कहते हैं एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन और एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब हम कोई भी ऐसा तरीका, प्रोसीजर या प्रिंसिपल जिसको फॉलो करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम या ख़त्म कर सकते हैं ताकि हमारे पास इन्फेक्शन काज ना हो, इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट ना हो, इन्फेक्शन एक जगह से स्प्रेड ना हो, तो उन तमाम प्रोसीजर और प्रिंसिपल को हम जिस यूनिट में पढ़ते हैं उसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकंड और लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट नंबर 4 कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस के लास्ट पार्ट को। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, कि इन्फेक्शियस एजेंट को कंट्रोल या उसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो एक हमारे पास है क्लींजिंग। क्लींजिंग क्या है कि इज द रिमूवल ऑफ ऑल फॉरेन मटेरियल सच एज सॉइल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी चीज़ की ज़ाहिरन सफाई करते हैं, उस पर कोई डस्ट पड़ा हुआ है या गंद पड़ा हुआ है जो हमें नज़र आता है और हम उसको साफ करते हैं, इसको क्लींजिंग कहते हैं। और आपको पता है कि क्लींजिंग हम कैसे करते हैं, यूज़ ऑफ वाटर या मैकेनिकल एक्शन, जिस तरह हाथों को रब करना। तो ये क्या है कि ये हमारे पास क्लींजिंग में आता है। इसमें अगर आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो या नहीं करते, इसको हम सिंपली कहते हैं सफाई। तो क्लींजिंग से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट को हम कंट्रोल और एलिमिनेट कर सकते हैं। डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। जो डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरह सिरिंज हो गया, नीडल्स वगैरह, उसको डायरेक्ट डिस्कार्ड करना चाहिए, दोबारा हमने उसको यूज नहीं करना। रीयूजेबल ऑब्जेक्ट मस्ट बी क्लीन थॉरोली बिफोर डिसइंफेक्शन। जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो रीयूजेबल हैं, जिस तरह सीजर्स हो गए या सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको साफ करना है। अगर उस पर ब्लड वगैरह लगा हो तो वो हमने सबसे पहले धोना है। जब हम एक दफ़ा उसको धो लें, साफ कर लें, फिर उसके बाद हमने डिसइंफेक्शन के लिए उसको भिजवाना है, स्टेरिलाइजेशन के लिए उसके बाद हमने उसको भिजवाना है। सही है। When cleaning equipment that is soiled by organic material such as blood, fecal matter, mucus or pus, the nurse apply a mask, protective eyewear and waterproof gloves. देखो, जब आपके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा सीजर्स वगैरह जो क्या हुआ है, जिसपे ब्लड लगा हो या फीकल लगा हो, स्टूल वगैरह, या उस पे म्यूकस या पस या पेशेंट के कोई भी फ्लूइड अगर किसी सीजर वगैरह पे लगा हो और उसको मैंने साफ करना है, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्टिव आई वियर में पहनूंगा, गॉगल्स जो हमारे पास होते हैं, ग्लव्स मैंने पहनने हैं, मास्क लगाना है। उसके बाद इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को मैंने क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है या इसको क्लीन करना है। नॉर्मली क्लीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नर्स का काम नहीं होता, हम चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं और CSSD डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं वो अपने प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। CSSD स्टैंड करता है सेंटर ऑफ स्टेराइल सेफ्टी डिपार्टमेंट।
लेकिन अगर नर्स जो है वो क्या करता है, उसका काम इन चीज़ों को साफ करना है या उसको डील करता है, तो इनको टच करने से पहले वो ग्लव्स पहनेगा, मास्क लगाएगा और आई वियर वगैरह यूज करेगा। दिस बैरियर प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, और ये जो बैरियर हैं, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गए, ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अ ब्रश, डिटर्जेंट और सोप आर नीडेड फॉर क्लीनिंग, और जो है इसको जब हम क्लीन करते हैं तो ब्रश वगैरह से या जो है साबुन वगैरह से आपने इसको क्लीन करना है। लेकिन ये तब जब हम क्या करना हो, हमें इन चीज़ को साफ करना हो। मैं फिर बता दूं, नॉर्मली ये काम नर्सिस का नहीं होता, इसका अपना डिपार्टमेंट होता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल साइड पे हमारा डील है इन चीज़ों को साफ करना, या हमने प्रोसीजर में यूज़ कर लिए, अब दूसरे प्रोसीजर के लिए हमने इसको साफ करना है, तो फिर हम ये तरीका अपनाएंगे। दो टर्म्स हमारे पास हैं जो ऑलरेडी हम कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है कि एलिमिनेट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्स। नॉन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आर मे नॉट बी किल्ड। देखो, जब इन डिसइंफेक्शन की बात आती है तो उसमें हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, बेजान चीज़ें, जिस तरह सीजर्स, ब्लेड्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो गए, जब हम उनकी सफाई करते हैं, लेकिन उस हद तक कि बैक्टीरियल स्पोर्स इसके साथ ख़त्म नहीं होते, तो उस लेवल तक के को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। ये क्या है कि इसमें भी हम एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, लेकिन इसमें स्पोर्स हमारे पास रहेंगे, वो किल नहीं होते, वो ख़त्म नहीं होते, वो एलिमिनेट नहीं होते। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। जो नॉन इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो उनका किल होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो कभी किल होते कभी किल नहीं होते, लेकिन हमारा काम इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना होता है। दिस प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट बाय टू मेथड। ये फिजिकल मेथड से भी हम करते हैं, केमिकल मेथड से भी। फिजिकल मेथड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि बॉइलिंग करना, ड्राई हीट प्रोवाइड करना, मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करना। केमिकल मेथड्स हमने डिफरेंट केमिकल उसमें पढ़े हैं कि हम डिफरेंट केमिकल यूज करके क्या करते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जबकि स्टेरिलाइजेशन की बात आती है तो स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग स्पोर्स एंड वायरस। जो कि स्टेरिलाइजेशन है तो उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर होता है, उसके लिए प्रॉपर जो है ऑटोक्लेव वगैरह वो नीड होते हैं, प्रॉपर मशीन नीड होते हैं, जिस तरह पिक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है। और इसमें हम तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके स्पोर्स और वायरस, हर एक चीज़ को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। और ये स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में जो फ़र्क है ये आप MCQs के लिए याद रख लें। अब द प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन वूंड केयर। अगर हमारा काम वूंड केयर है, वूंड के साथ डीलिंग है हमारी, हम किसी जख्म की पट्टी वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो क्या है, जख्म की सफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, मेडिकल हैंड वॉशिंग करने होंगे। क्लीनिंग ऑफ ट्रॉली, ओपनिंग द ड्रेसिंग पैक टू क्लीनिंग द वूंड। हम मेडिकल हैंड वॉश कर लेंगे, उसके बाद ट्रॉली को क्लीन करेंगे, उसमें चीज़ें रख लेंगे, जो ड्रेसिंग पैक हैं, ड्रेसिंग सेट हैं, उसको हम ओपन करेंगे जिसमें सीजर्स वगैरह होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करनी है। जब सर्जिकल हैंड वॉशिंग कर ले हम, तो उसके बाद हम क्या होंगे, स्क्रब होंगे, गाउन पहनेंगे और हम सर्जरी या वुंड केयर स्टार्ट कर लेंगे। अब मेडिकल हैंड वॉशिंग की 7 स्टेप्स हैं जो आगे स्लाइड्स में आएगा। जब उन 7 स्टेप्स को हम 3 टाइम रिपीट करते हैं और यहाँ एल्बो तक जो है क्या करते हैं, हाथ को धोते हैं, तो इसको कहते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सही है। तो ये क्या है, ये पूरा तरीकाकार है। पहले हम मेडिकल हैंड वॉशिंग करेंगे, फिर ट्रॉली को क्लीन करेंगे, फिर ड्रेसिंग सेट ओपन कर लेंगे। जब ड्रेसिंग सेट ओपन किया फिर हम सर्जिकल हैंड वॉश करेंगे और उसके बाद स्क्रब हो जाएंगे, गाउन वगैरह पहन लेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ वो जगह टच करनी है जो क्या है, जो स्टीराइल हो, जो स्टीराइल फील्ड ना हो उसको हमने टच नहीं करना होगा।
सही है। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन वुंड केयर। यहाँ पे गाउन और एप्रॉन के जो है ना डिफरेंस इन्होंने दिया है कि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इज यूज्ड टू रिड्यूस बैक्टीरियल स्प्रेड बाय कांटेक्ट, नर्स यूनिफॉर्म बिकम हेवीली कंटेमिनेटेड ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रोसीजर। ये गाउन और एप्रॉन, तो ये इस पिक्चर में जो आपको दिखाए तो ये गाउन है जो आपको फुल कवर कर लेता है, और जो हाफ तक होता है तो ये क्या है? ये एप्रॉन है। सही है। तो ये एक ऐसे ड्रेस या कवर होते हैं जो किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले हमने यूज करने हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्क्रब है या हमारा जो ड्रेस है, हॉस्पिटल ड्रेस, वो अक्सर कंटेमिनेटेड होता है, इसलिए किसी भी प्रोसीजर से पहले सर्जिकल गाउन या सिंपल गाउन या एप्रॉन हमने पहनना होगा। इसके बाद हमारे पास ग्लव्स आते हैं, दस्ताने, और वो क्या? वो एज अ बैरियर काम करते हैं जो हमारे बॉडी या हाथ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोकते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट होती है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ। सिंगल यूज इरिगेशन डिवाइस शुड नॉट बी यूज फॉर मल्टी यूज पर्पज एज देयर इज पोटेंशियल फॉर क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट। देखो जो हमारे पास सिंगल यूज की चीजें हैं, या यूरिन बैग हो गया, या हमारे पास देखो ये जो पॉट्स वगैरह हैं सिंगल यूज के, या कोई सिरिंज वगैरह, उसको हमने सिर्फ एक दफा यूज करना है, उसको बार बार हमने यूज नहीं करना, इसलिए कि वो एक पेशेंट के लिए यूज किया, आप साफ भी कर लो, दूसरे पेशेंट के लिए यूज करो तो वो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट की तरफ जा सकता है। तो जो सिंगल यूज की चीजें हैं उसको हमने सिर्फ एक मर्तबा यूज करना है। अब हमारे पास है एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं? द चेन ऑफ इन्फेक्शन डिस्क्राइब हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन आर प्लेस टू अनदर। दिस कुड बी बाय समवन हैंड ऑन एन ऑब्जेक्ट थ्रू द एयर और बॉडीली फ्लूइड कांटेक्ट। देखो चेन ऑफ इन्फेक्शन किसे कहते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ इन्फेक्शन का ट्रांसमिट होना, ट्रांसफर होना, इसको चेन ऑफ इन्फेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मरीज के पास गया, उसको मैंने आईवी लगाया, उस पेशेंट को नमूनिया था या टीबी था, तो वो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेरे हाथ पे बैठ गए या मेरा हाथ जो है वो कंटेमिनेट हो गया। अब मैंने सही से हैंड वॉश नहीं किए हैं और मैं दूसरे पर्सन की तरफ जा रहा हूं, पेशेंट की तरफ। जब दूसरे पेशेंट को मैंने डील किया, उसका भी मैंने आईवी लाइन पास किया, तो जो पहले वाले पेशेंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो मैं दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट कर सकता हूं। तो इस पूरे सिस्टम को या प्रोसेस को कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन, कि एक पेशेंट से मैंने इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म लिया, मेरे हाथ के जरिए वो दूसरे मरीज की तरफ पहुंचा, अब वो दूसरे मरीज के बॉडी में इंटर होगा और उसमें डिजीज काज करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज यूज्ड to represent the series of steps that allow an infection to pass from one person to another। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि इसमें वो तमाम स्टेप्स आते हैं जिसके ज़रिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ इन्फेक्शन ट्रांसफ़र जो है वो तमाम स्टेप्स को क्या कहते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन। और आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको पिक्चर के ज़रिए दिखाता हूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो कहाँ पे है, वो रिजर्वायर में है। रिजर्वायर मिसाल के तौर पे पेशेंट हो सकता है या कोई गंद वाली जगह हो सकती है। अब रिजर्वायर से पोर्टर ऑफ एग्जिट के थ्रू वो इन्फेक्शियस एजेंट या ऑर्गेनिज्म बाहर निकल आता है। किस तरह कि अगर मैंने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फ्लूइड के साथ मैं टच हुआ, ब्लड के साथ, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हुआ, ब्लड हुआ उस पर्सन के बॉडी से। सही है। अब वो बाहर निकला, अब वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू ट्रांसमिट होगा। मिसाल के तौर पे मैं नर्स था, मैंने उस पेशेंट को अटेंड किया, उसका ब्लड मेरे हाथ पे लगा, मैंने हैंड वॉश नहीं किए, अब दूसरे पेशेंट को मैं अटेंड कर रहा हूं तो वो इन्फेक्शन मैं उसकी तरफ लेकर जा रहा हूं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ, स्टाफ हुआ, और स्टाफ के स्पेशली उसके इन्फेक्टेड हैंड हुए या कंटेमिनेटेड हैंड हुए उसके।
अब मैंने तो दूसरे पेशेंट की तरफ पहुंचा दिया, अब उसके बॉडी में वो कैसे इंटर होगा, वो प्रिक के जरिए मैं इंटर कर सकता हूं, उसके स्किन पे मैं छोड़ सकता हूं। तो पोर्टल ऑफ एंट्री के जो दूसरा पर्सन है उसके बॉडी में ये कैसे इंटर होंगे। इसके बाद ससेप्टेबल होस्ट। ससेप्टेबल होस्ट वो होस्ट जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो जितने भी मरीज हमारे पास हॉस्पिटल में होते वो ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन की तरफ, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो ऑलरेडी डिजीज के साथ लड़ रहे होते हैं। तो इस तरह के पर्सन को अगर हमारे हाथों की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके पास पहुंच जाए तो उनमें इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्या है, ये चेन ऑफ इन्फेक्शन है। आगे आने वाले स्लाइड्स में इसकी डिटेल दी हुई है, आप लोगों का माइंड इससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो ये तरतीब है, सीक्वेंस है, ये एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। इस पिक्चर में वही चीज एक्सप्लेन हुई है जो प्रीवियस स्लाइड में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब जो चेन ऑफ इन्फेक्शन के कंपोनेंट थे जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब उसकी डिटेल है। सबसे पहले था इन्फेक्शियस एजेंट। तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं कि वो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस है, बैक्टीरिया हैं, स्पोर्स हैं, जो भी है, जो किसी भी पर्सन में डिजीज काज कर सकते हैं, उनको इन्फेक्शियस एजेंट कहते हैं। include not only bacteria but also viruses, fungi, parasite. The virulence of these pathogens depend on their number, their potency, their ability to enter and survive in the body and susceptibility of host. देखो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं। अब वो कितने खतरनाक है, विरुलेंस कहते हैं उनके खतरनाक, डेंजरस, वो कितने डेंजरस है ये डिपेंड करता है उनके नंबर पे। नंबर ज़्यादा होंगे डेंजरस होंगे, डिपेंड करते हैं पोटेंसी पे, उनमें कितनी पोटेंशियल है आप में डिजीज काज करने की, उतने वो खतरनाक होंगे। एबिलिटी टू इंटर एंड सर्वाइव इन द बॉडी, उनमें ये एबिलिटी कि वो आपके बॉडी में इंटर हो सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, और होस्ट की ससेप्टिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि जिस पर्सन की तरफ आप उसको लेकर जा रहे हो वो कितना हसास है, उस पे भी डिपेंड करता है। सही है। सेकंड हमारे पास रिजर्वायर था। रिजर्वायर इज एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट इन विच एन इन्फेक्शियस एजेंट नॉर्मली लाइव्स एंड मल्टीप्लाई। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन या बीमार आदमी, टीबी का मरीज, तो ये रिजर्वायर है। खुद भी टीबी का शिकार है, लेकिन इसके बॉडी में टीबी के बैक्टीरिया भी हैं जो ये किसी दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसमिट कर सकता है। थर्ड हमारे पास पोर्टल ऑफ एग्जिट है। तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से बाहर आते हैं, इसको पोर्टल ऑफ एग्जिट कहते हैं। ब्लड के जरिए आते हैं, स्टूल के जरिए आते हैं, सिलावा के जरिए आते हैं, ये पोर्टल ऑफ exit हैं। Portal of exit is the mean by which pathogen exit from reservoir. For human reservoir, portal of exit can include blood, respiratory secretion, anything existing from the gastrointestinal urinary tract. तो ये क्या है, ये पोर्टल ऑफ एग्जिट हैं। अभी पिक्चर के जरिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे आपके पास पोर्टल ऑफ एग्जिट हैं, इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ सकते हैं और किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। फोर्थ हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। तो डिफरेंट डिजीज डिफरेंट तरीकों से ट्रांसमिट होते हैं, कुछ डायरेक्ट कंटेक्ट से, कुछ इनडायरेक्ट कंटेंट से। मतलब आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को टच किया और उसी पर्सन ने भी उस इंस्ट्रूमेंट को टच किया, तो ये इनडायरेक्ट कंटेक्ट है। ड्रॉपलेट के जरिए भी हमारे पास कुछ इन्फेक्शन जो है क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। कुछ वेक्टर बॉर्न है, बायोलॉजिकल वेक्टर, जिस तरह हमारे पास मॉस्कीटो है, एनाफिलस फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो, ये एज अ बायोलॉजिकल वेक्टर का काम करता है और प्लाज्मोडियम पैरासाइट को मलेरिया पेशेंट से नॉर्मल पर्सन की तरफ लेकर जाता है। मैकेनिकल वेक्टर हो सकते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये मैकेनिकल में आता है। कुछ डिजीज एयरबॉर्न होते हैं कि एयर के जो ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉपलेट एयर के, वो उसको लेकर जाते हैं, या वो पर्सन अगर नज़दीक हैं आपके साथ क्लोज कांटेक्ट में हैं, जिस तरह फ्लू वायरस है, ज़ुकाम, तो ज़ुकाम वाला बंद अगर आपके नज़दीक आ जाए तो चांसेस है कि वो आपको फ्लू हो सकता है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। ह्यूमन में पैथोजन की ट्रांसमिशन हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है, ब्लड के कांटेक्ट की वजह से हो सकता है,
एयरबॉर्न ड्रॉपलेट की वजह से हो सकता है, या कंटेमिनेटेड वाटर या फूड की वजह से ह्यूमन में इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। मिसाल के तौर पे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है ना, उसने जिस गिलास में पानी पिया आप उसमें पानी पी रहे हो, या वो जिस बर्तन में खा रहे हैं आप उसके साथ खा रहे हो, तो ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। फिफ्थ जो पार्ट था, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब आप उस इन्फेक्टेड एजेंट को लेकर आ गए नॉर्मल पर्सन की तरफ और आपने उसकी स्किन पे छोड़ दिया या उसके बॉडी पे रह गया। अब वो किस तरह उसके बॉडी में इंटर होगा, इसको कहते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। तो इन्फेक्शियस एजेंट गेट इनटू बॉडी थ्रू वेरियस पोर्टल ऑफ एंट्री इंक्लूडिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन, नॉट इंटेक स्किन, रिस्पायरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह। Pathogen often enter the body of host through same route they existed the reservoir। मतलब ये है कि जिस रूट से ये रिजर्वायर से एग्जिट होता है, एक फ्लू वायरस है, छींक के जरिए पर्सन के बॉडी से निकलता है तो नोज के जरिए दूसरे पर्सन के बॉडी में इंटर होता है, तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री है। अब यहाँ पिक्चर में मैं आपको दिखा दूं, क्लियर कट पोर्टल ऑफ एंट्री डिफरेंट दिए हुए हैं। ये तमाम पोर्टल ऑफ एंट्री है किसी भी नॉर्मल पर्सन के बॉडी में, कि इसके जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में इंटर होते हैं। और एंड में ससेप्टेबल होस्ट हैं, तो द फाइनल लिंक इन द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ ससेप्टेबल होस्ट, समवन एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वो पर्सन जो इन्फेक्शन के रिस्क पे होता है तो वो कहें वो ससेप्टेबल होस्ट है। Infection does not occur automatically when the pathogen enters the body of a person whose immune system is functioning normally. When a virulent pathogen enters an immune compromised person, however, infection generally follow। कि नॉर्मल पर्सन है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसमें अगर इन्फेक्शियस एजेंट चला भी जाए उसका इम्यून सिस्टम उसको ख़त्म कर लेगा। लेकिन वो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, इम्यून सिस्टम वीक है, उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अगर चला जाए तो वो उसमें डिजीज काज कर सकता है। तो इस तरह वीक इम्यून सिस्टम वाले पर्सन को कहते ससेप्टेबल होस्ट। यहाँ पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, ये छोटा पेशेंट है, बच्चा है, तो ये क्या है, ये ससेप्टेबल है। तो इसलिए हॉस्पिटल में जो हमारे पास जितने भी पेशेंट होते हैं वो सारे ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्शन की तरफ। तो हमने क्या करना है, इस तरह पेशेंट को, जब हम एक पेशेंट को अटेंड करते हैं, दूसरे पेशेंट तक जाने से पहले हमने हैंड वॉश करने होंगे। अब हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन तो पढ़ लिया, अब क्या है द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन एंड अर्ली। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एक सिनेरियो के जरिए आप लोगों को वो बताया है जो चेन ऑफ इन्फेक्शन था, और हम इसको सिंपल रीड करेंगे क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि an elderly patient hospitalized with gastrointestinal disorder caused by E. coli was on bed rest and required assistance for activity of daily living. The patient had frequent uncontrolled diarrhea, stool, and the nurse provided excellent care to maintain cleanliness and comfort. आपके पास एक पेशेंट है जो E. coli इन्फेक्शन के साथ है, अब उसको सीवियर डायरिया है। अब नर्स क्या है, वो अटेंडेंट से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो असिस्टेंट है उनसे केयर प्रोवाइड करवाते हैं इस पेशेंट को। और ये केयर क्या है कि उसका जितने भी डायरिया वगैरह होते हैं उसको क्लीन करना और पेशेंट को क्लीन रखना, ये नर्स का काम है। इस दौरान अगर एक नर्स ने इस पेशेंट को क्या किया, डील किया, उसके बाद हैंड वॉश प्रॉपर नहीं किए और दूसरे पेशेंट की तरफ जाके उसको कैथेटर वगैरह लगाती हैं, तो ये क्या करते हैं, ये नर्स एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है। Following one episode of cleaning the patient and changing the bed linen, the nurse immediately went to second patient to provide care। वही बात जो मैंने आपको अभी बता दी। अब इस एग्जाम्पल में इन्फेक्शियस एजेंट एस्केरिशिया कोलाई था, जो रिजर्वायर है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है उस पर्सन का जिसको डायरिया है। पोर्टल ऑफ एग्जिट उसका क्या है, फीसिस के जरिए उसके बॉडी से एस्केरिशिया कोलाई बाहर आ रही है। अब ये ट्रांसमिट क्या हो रही है, ये ट्रांसमिट हो रहे हैं उस नर्स के हैंड से जो क्या करती हैं, जो इस पेशेंट की सफाई करवाती हैं किसी असिस्टेंट वगैरह से, और उस नर्स ने अपने हाथ नहीं धोए तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया हैंड ऑफ अ नर्सिंग स्टाफ।
सही है। अब नॉर्मल पर्सन की तरफ लेकर गया या दूसरे पेशेंट की तरफ लेकर गया। अब पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है? पोर्ट ऑफ एंट्री उसकी यूरिथ्रा या यूरिनरी कैथेटर जिस जरिए पास होता है वो क्या है? वो पोर्ट ऑफ एंट्री है कि यूरिथ्रा के जरिए उस दूसरे पर्सन के बॉडी में या ये रिप्रोडक्टिव पार्ट या हमारे पास जेनेटो यूरिनरी पार्ट के जरिए वो इन्फेक्टेड एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एस्केरिशिया कोलाई ये नॉर्मल दूसरे पेशेंट के बॉडी में इंटर हो रही है, इसको कहते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री। और ससेप्टेबल होस्ट वो पेशेंट है जिसको अब कैथेटर पास होगा, अब उसके बॉडी में फिर एस्केरिशिया कोलाई चली जाएगी जो कि इन्फेक्शन काज करेगी। तो ये क्या था? ये एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन या चेन ऑफ इन्फेक्शन बता दिया। अब हमारे पास है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन सिंपल हमारे पास वो प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने हैं ताकि इन्फेक्शन हमारे पास स्प्रेड ना हो। Standard precaution define all steps that should be taken to prevent spread of infection from person to person when there is an anticipated contact. अगर हमारे पास किसी भी पर्सन के बॉडी ब्लड के साथ, बॉडी फ्लूइड के साथ, सेक्रीशन के साथ, एक्सक्रीशन यूरिन फीसिस के साथ, उसके वुंड वगैरह के साथ, म्यूकस मेम्ब्रेन या माउथ कैविटी के साथ अगर हमारा किसी पर्सन के बॉडी के साथ कांटेक्ट हो तो उस दौरान जो एहतियाती तदाबीर हमने फॉलो करने हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आते हैं। हर प्रोसीजर हॉस्पिटल में जितनी भी प्रोसीजर करते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं और उनको आपने जहन में रख के वो प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना होता है। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? हमने हैंड वॉश करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और ये इन्फेक्शन कंट्रोल को ख़त्म कर सकता है। प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने हैं हमने, आई प्रोटेक्शन आई शीट वगैरह हमने पहनना है, गाउन हमने पहनना है। उसके बाद जो सॉइल पेशेंट हैं केयर इक्विपमेंट, प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ सॉइल पेशेंट केयर इक्विपमेंट, जो पेशेंट के इक्विपमेंट से उनकी काफ़ी केयर हमने करनी है, प्रॉपरली उनको हैंडल करना है। अगर वो इन्फेक्टेड हुआ है, कंटेमिनेटेड हुआ है तो उसको हमने क्लीन करना होगा। इन्वायरमेंट को हमने क्लीन रखना है। डिस्पोजेबल नीडल और शार्प इक्विपमेंट को हमने प्रॉपरली डिस्पोज करना है। प्लेसमेंट इन प्राइवेट रूम फॉर पेशेंट हु कैन नॉट मेंटेन एप्रोप्रिएट क्लीनिनेस और कंटेन बॉडी फ्लूइड। अगर एक पेशेंट है वो अपनी क्लीनिनेस मेंटेन नहीं रख रहा या उससे किसी और पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा है तो उसको हमने आइसोलेट या प्राइवेट रूम में रखना है। ये क्या है? ये तमाम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इन्फेक्शन ट्रांसमिशन बेस्ड जो प्रिकॉशंस है उसमें क्या आता है? ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में बी नीडेड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर सेलेक्टेड पेशेंट हु आर नोन आर सस्पेक्टेड टू सर्टेन इन्फेक्शन। जो हमारे पास ट्रांसमिशन प्रिकॉशन है वो तब हम यूज़ करेंगे जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हमने डील करना हो या वो सस्पेक्टेड है कि उसको कोई इन्फेक्शन है तो उसका इन्फेक्शन किसी दूसरे पेशेंट की तरफ ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए हमने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है उसको फॉलो करना है। तो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो उसमें 3 टाइप्स के हैं, एक एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, कंटेक्ट प्रिकॉशन। इनको जो एयरबॉर्न प्रिकॉशन है वो हमने तब फॉलो करने हैं कि अगर एक इन्फेक्शन एयर के ज़रिए दूसरे पर्सन में जा सकता है। जो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है तो वो हमने तब फॉलो करने हैं जब एयर ड्रॉपलेट किसी भी पेशेंट के इन्फेक्शन को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ लेकर जा सकता है, जिस तरह हमारे पास टीबी वगैरह हैं। और कंटेक्ट प्रिकॉशन कि वो प्रिकॉशन अगर एक इन्फेक्शन किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट के साथ लगता है तो उसको हमने दूसरे पर्सन के साथ या पेशेंट के साथ कांटेक्ट करने से हमने क्या करना है? रोकना है, ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट उसका किसी पर्सन के साथ ना हो और इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। अब ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। जो चेन ऑफ इन्फेक्शन हमने पढ़ा जिसमें सबसे पहले हमारे पास रिजर्वायर था, उसके बाद रिजर्वायर से इन्फेक्शन का पोर्ट ऑफ एग्जिट के साथ निकल जाना, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन था,
फिर पोर्टल ऑफ एंट्री था, फिर ससेप्टेबल होस्ट। तो इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? हमने सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं कि इन्फेक्टेड पेशेंट जो है उसको हमने क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफर को प्रिवेंट करना है, और इसके लिए हम ये वो क्या है प्रिकॉशन या इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टल ऑफ एग्जिट जो है वो सेक्रीशन फीसिस डिफरेंट हो सकते हैं, जो ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमने कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना है, और इसके लिए ये तमाम पॉइंट्स हमने क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। इस स्लाइड को एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने पढ़ना है डिटेल के साथ, सही है। इसमें तमाम जो चीजें हैं वो एक एक करके हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके बाद जो मोड ऑफ ट्रांसफर है उसमें हमने क्या है, हैंड के जरिए ट्रांसफर हो सकते हैं, फूड के जरिए, आवर सप्लाईज के जरिए ये जा सकते हैं। तो उसको हमने क्या करना है, उसमें हमने ये इंटरवेंशन करने हैं, आवर मोड ऑफ ट्रांसफर को हमने प्रिवेंट करना है। तो जो चेन ऑफ इन्फेक्शन था ना, उसको आप जिस भी स्टेप पे ब्रेक कर लेते हैं वो इन्फेक्शन फिर आपके पास स्टॉप हो जाता है। इस तरह इंट्रेंस जो है दूसरे पर्सन में माउथ या ब्रेक स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए इंटर हो सकता है। तो हमने ये इंटरवेंशन फॉलो करके इसके एंट्री को हमने क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है। होस्ट ससेप्टेबल होस्ट है, वो होस्ट जो क्या है जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो हमने उस पर्सन का क्या है कि नेचुरल बॉडी डिफेंस की प्रोटेक्शन करनी है, गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसके हाइजीन का ख्याल करना, एडिक्वेट स्लीप कि वो सही से सोए, और उसके स्ट्रेस को कम करना। क्योंकि ये चीज़ें फॉलो करके हम अपने इम्यून सिस्टम को या पेशेंट की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं, और इसके लिए ये इंटरवेंशन हमने करने हैं। तो ये जो हमारे पास चेन ऑफ इन्फेक्शन के जो स्टेप्स हैं, उसको किसी भी स्टेप्स से अगर आप स्टॉप कर लेते हो तो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन आपके पास नहीं होती। तो ये और इससे प्रीवियस जो स्लाइड है इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए डिटेल के साथ पढ़ना है। अब यहाँ पे है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। हॉस्पिटल साइड पे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या कोई फ्लूइड वगैरह अगर इन्फेक्टेड हैं, या फूड में मसला है वो इन्फेक्टेड हैं, या वहाँ का एयर इन्फेक्टेड है, या मेडिकेशन वगैरह जो है वो आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहे, या मतलब साफ सिरिंज से नहीं दे रहे, तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं हॉस्पिटल साइड पे। मेडिकल पर्सन में क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन या कैरियर जो है वो क्या कर सकता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। कैरियर इस तरह के पर्सन या पेशेंट को कहते हैं जिसमें नॉर्मली तो कोई जो है विजिबल साइन सिम्टम नहीं है, लेकिन ये दूसरे पर्सन को उस इन्फेक्टेड एजेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है जो उसके बॉडी में मौजूद है। पेशेंट फ्लोरा जो है क्यूटेनियस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, जेनिटो यूरिनरी या रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे पास फ्लोरा है वो भी एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो भी हमारे बॉडी को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेजिव डिवाइसेस, यूरिनरी कैथेटर अगर आपने प्रॉपर तरीका यूज़ नहीं किया तो वो आप में इन्फेक्शन काज कर सकता है। वास्कुलर कैथेटर, आईवी लाइन वगैरह, एंडोट्रिकल ट्यूब ईटीटी जो इंटूबेट करते हैं हम पेशेंट को, एंडोस्कोप जब हम यूज़ करते हैं, या ड्रेनेज ट्यूब है, ड्रेन वगैरह लगा है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए आप किसी पेशेंट में प्रिक लगाते हो या उसके ज़रिए जो है वो इंस्ट्रूमेंट उस पर्सन के बॉडी में जाता है या उसके वेन में जा रहा है, अगर वो आपके पास इन्फेक्टेड है तो ये एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन काज करेगा और आपके पास पेशेंट में इन्फेक्शन काज कर सकता है। अब रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन टू अकर, वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो इन्फेक्शन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। एडमिशन एज एन इमरजेंसी एंड टू द इंटेंसिव केयर यूनिट, अगर इमरजेंसी या आईसीयू में आपका एडमिशन हो जाता है, या पेशेंट जो आईसीयू या इमरजेंसी में होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन के साथ लोग होते हैं। आपका एक्सपोजर मल्टीपल लोगों के साथ होता है जिसमें जहाँ आपको इन्फेक्शन के ज़्यादा रिस्क पे होते हो। हॉस्पिटल स्टे लॉन्गर देन 7 डेज, अगर हॉस्पिटल स्टे आपका 7 दिनों से बढ़ जाए तो फिर क्या है, आप ज़्यादा रिस्क पे होते हो कि वहाँ आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए।
रिस्क कहते हैं कि कितने ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्शन के। इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आप में इन्फेक्शन हो सकता है। न्यूट्रोपेनिया, जिसके ब्लड सेल कम है, वाइट ब्लड सेल कम है, उसका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। छोटे बच्चे या ओल्ड एज के जो लोग हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर सफाई का ख्याल ना रखा जाए या एक पर्सन ने वैक्सीनेशन नहीं लिए, लेक ऑफ वैक्सीनेशन, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फूड सेफ्टी प्रिकॉशन अगर फॉलो ना किए जाए तो भी पेशेंट रिस्क पे हैं इन्फेक्शन के। नॉट मेंटेनिंग आइसोलेशन क्वारंटाइन व्हेन क्रॉनिक इल, अगर एक पर्सन को इन्फेक्शन है और आप उसको आइसोलेट नहीं कर रहे या उसको क्वारंटाइन नहीं कर रहे तो उसके साथ वाले लोग जो हैं उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सेफ ट्रेवल, अगर ट्रैवलिंग आप इस तरह की गाड़ियों में कर रहे हैं कि वहाँ पे सफाई वगैरह का ख्याल नहीं किया जा रहा तो फिर आप ज़्यादा रिस्क पे हैं इन्फेक्शन के। अब ये तो हमारे पास रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो गया, तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को कम कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने रोकना है। ठीक है, जो आगे स्लाइड में आ रहा है। अगर देखो ये भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है कि सेंट्रल, अगर कोई कैथेटर वगैरह किसी पर्सन का पास है जिस तरह पिक्चर में दिया गया है, या एंडोट्रिकल ट्यूब है, या यूरिनरी कैथेटर अगर किसका लगा हुआ है, पेशेंट की एज, छोटे एज का जो बच्चा होता है ना, या ओल्ड एज का पर्सन है, तो वो दोनों रिस्क पे है इन्फेक्शन के। या कोई पर्सन ऑलरेडी डिजीज के साथ हैं तो उसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कंप्रोमाइज है तो वो ज़्यादा रिस्क पे है इन्फेक्शन के। अब हमने तो रिस्क पढ़ लिए, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब उन रिस्क को जब हम कंट्रोल करेंगे तो प्रिवेंशन होगी हमारे पास इन्फेक्शन की। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन का मतलब आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डेवलपिंग और स्प्रेडिंग। हम सबसे पहले रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर ले, फिर उनको कम कर ले ताकि हमारे पास इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। इसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ताकि लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल का पता हो। स्टेरिलाइजेशन हमने फॉलो करनी होगी। टेक्निक हमारे पास एसेप्टिक होनी चाहिए। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन पे हमने फोकस करना होगा। स्किन को डीकंटेमिनेशन से हमने क्या करना है, डीकंटेमिनेट करना है, कंटेमिनेशन से बचाना है। जो हमारे पास हॉस्पिटल वेस्ट हैं उसका सेफ डिस्पोजेबल हो ताकि बाहर लोगों को इन्फेक्शन ना हो इनसे। ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में और कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये एसेप्टिक टेक्निक या हमारे पास जो स्टेरिलाइजेशन हो गया। हमने एंटीबायोटिक यूज करने हैं प्रोफाइलेक्टिक ताकि इन्फेक्शन ना हो। आइसोलेट रखना है इन्फेक्टेड पर्सन को। हॉस्पिटल बिल्डिंग डिज़ाइन ऐसा हो जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर हो। पर्सनल वेलफेयर, उसकी चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि वो साफ़ सुथरे हो। ब्लड जो है वो सेफ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, इन्फेक्शन से पाक होना चाहिए। सर्विलेंस वगैरह चीज़ों का हमने क्या करना है, पेशेंट का ख़ास ख्याल रखना है ताकि डिजीज़ रेट हमारे पास कम हो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने क्या करने हैं, ये हमने फॉलो करने हैं ताकि डिजीज़ को या इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। हैंड हाइजीन हमने करनी है क्योंकि हैंड हाइजीन इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। हमारे पास 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है कि हमने कब हैंड वॉश करनी है। बिफोर पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर करने से पहले हमने हैंड वॉश करनी होगी। आफ्टर इन्वायरमेंटल कंटेक्ट, इन्वायरमेंट में किसी चीज़ के साथ कंटेक्ट कर लेते हैं, टच कर लेते हैं, तब हमने हैंड वॉश करना है। आफ्टर एक्सपोजर टू बॉडी फ्लूइड और ब्लड, किसी पेशेंट के बॉडी फ्लूइड या ब्लड के साथ हम एक्सपोज होते हैं, टच कर लेते हैं, तब हमने हैंड वॉश करना है। बिफोर एन एसेप्टिक टास्क, कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमने क्या करना है, एसेप्टिक टेक्निक से तरीके से हम करें तो उससे पहले हमने हैंड वॉश करने होंगे। और आफ्टर पेशेंट केयर, पेशेंट को केयर देने से पहले हमने हैंड वॉश करने होंगे। तो ये 5 जो हैं ये क्या हैं, ये मोमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग है कि हमने कब हैंड वॉश करनी है। ये आप MCQs के लिए याद रख लें। गाउन का यूज़ करना, एप्रॉन का यूज़ करना, मास्क का यूज़ करना, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को। ये 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के जो आप लोगों ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा होगा और ये एक स्किल है और आप लोगों को आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप
रब पाम टुगेदर, सेकंड रब द बैक ऑफ बोथ हैंड, थर्ड हमारे पास इंटरलेस फिंगर एंड रब हैंड टुगेदर, फोर्थ हमारे पास क्या है, फिंगर इंटरलॉक है, इसके बाद थंब की रबिंग है, इसके बाद आपने क्या करना है, एक पाम पे दूसरे हाथ के फिंगर टिप को रब करना और इसके बाद आपने यहाँ तक हैंड को वॉश करना है। तो ये 7 स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के जो आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। और इसका ये फर्स्ट स्टेप आपने फर्स्ट फॉलो करना होगा, ये 7 लास्ट में ये फॉलो करना होगा, बाकी दरमियान के स्टेप्स जो हैं उसकी तरतीब आपसे चेंज हो कोई बात नहीं। जो आपका ऑपरेटिंग रूम है या वार्ड वगैरह है वो साफ सुथरे होने चाहिए। वेस्ट डिस्पोजेबल वो आपने सही तरीके से करना है, जिस तरह हमें पता है कि ब्लड या शार्प चीज़ें हम रेड बॉक्स में डालते हैं, येलो में इन्फेक्टेड चीज़ें डालते हैं और ब्लू में जो है ना नॉर्मल पेजेस वगैरह हम डालते हैं, ड्रेस वगैरह हो गया जो पेशेंट का यूज़ हुआ है या डिस्पोजेबल आइटम जो हमारे पास हो गए, तो इनका आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। सही है, इनको हम फॉलो करेंगे तो इन्फेक्शन हमारे पास कंट्रोल होगा और प्रिवेंट होगा। हाउसकीपिंग वाले ने प्रॉपर रूम को वो आईसीयू जो आपके पास आईसीयू है या वार्ड है या ऑपरेशन थिएटर है उसको प्रॉपर क्लीन करना होगा उसने, तो इन्फेक्शन प्रिवेंट और कंट्रोल होगा। लेबॉर्ट्री जो हम चीज़ें लेकर जाते हैं, सैंपल ब्लड सैंपल हो गया, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल, वो सही तरीके के साथ लेकर जाना चाहिए ताकि उससे हमारे हाथ या हमारा ड्रेस खराब ना हो, इन्फेक्टेड ना हो। कंप्लायंस ऑफ केयर प्रोवाइडर, हमने ऐसे प्रोग्राम लेकर आने हैं, ऐसे सेमिनार वर्कशॉप लेकर आने हैं कि जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल की इम्पोर्टेंस बताई जाए ताकि हमारे पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको फॉलो करे, उसको ओबे करे उसको और उनको क्या करे, उनको अपने डेली लाइफ में लेकर आए। और लास्ट पार्ट हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन, तो हमने क्या करना होगा कि एसेप्सिस के प्रिंसिपल के बारे में हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, इन्फेक्शन को क्या करना है, स्प्रेड होने से बचाना है, पेशेंट को आइसोलेट रखना है अगर वो इन्फेक्शन के साथ है, हमने पेशेंट की टीचिंग करनी है, काउंसलिंग करनी है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसको बताना है कि उस पेशेंट ने कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं ताकि उसके इन्फेक्शन की वजह से बाकी लोग इफेक्ट ना हो। और लास्ट स्लाइड जो हमारे पास है कि पेशेंट नर्स जो हैं वो रिस्पांसिबल हैं पेशेंट के सेफ इन्वायरमेंट के लिए। अगर नर्स जो है इस पर्सन जो है नर्स की फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी कि वो अपने पेशेंट को हार्म ना पहुंचाए, तो हार्म कैसे नहीं पहुंचाएगा, उसके इन्वायरमेंट को क्लीन रखेगा, उसके इन्वायरमेंट को सेफ रखेगा, नर्स अपने हैंड वॉश वगैरह सही से करेगा, टेक्निक जो एसेप्टिक टेक्निक है तो उसको एसेप्टिक तरीके के साथ फॉलो करेगा। तो ये तमाम जो सेफ्टी प्रिकॉशन है इनको फॉलो करके एक नर्स अपने पेशेंट को इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस यूनिट का सेकंड और लास्ट पार्ट था। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टिकटॉक आईडी दी है, आप हमारे टिकटॉक को फॉलो करके वहां से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसके लिए हम 24/7 रेडी हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं।